दोस्तों, मई 1937 में एक हाइड्रोजन पावर्ड जर्मन एयरशिप जिसका कि नाम है था LZ-129 हिंडनबर्ग उतरते समय न्यू जर्सी में यूएसए में क्रैश हो गई और क्रैश होने से पहले ही उसमें आग लग चुकी थी। दुनिया का फिफ्थ टेडली एयरशिप इंसिडेंट के रूप में इसे जाना जाता है। इस इंसिडेंट के बाद 8 डिकेड्स बाद ही एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जिसका कि नाम था हिंडनबर्ग रिसर्च सेंटर। इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे की बात कुछ ऐसी इस प्रकार की है कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो मैन मेड डिजास्टर का खुलासा करने के लिए बनाई गई थी। अब आपके दिमाग में बात उठती होगी, मैन मेड डिजास्टर ऐसा क्यों? वजह कुछ ऐसी थी कि जो हिंडनबर्ग एयरशिप थी उसमें 100 लोगों को और काफ़ी सारे क्रू मेंबर्स को बैठाकर सफ़र कराया जा रहा था। कंपनी को ये पता था कि इसमें इतने लोगों को बैठाकर सफ़र कराना एक बहुत ही डेडली इंसिडेंट को क्रिएट कर सकता है। फिर भी कंपनी ने इस चीज़ पर ध्यान ना देते हुए उन 100 लोगों को सफ़र करवाया, जिसकी वजह से एयरशिप में उतरते वक्त आग लग गई और वो न्यू जर्सी में क्रैश हो गई। इस इंसिडेंट में 100 लोगों की साथ में 35 क्रू मेंबर्स की दर्दनाक तरह से मौत हुई। इसलिए हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 8 डिकेड्स बाद बनाया गया और जिसमें ये खुलासा हुआ कि अब से हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों के बारे में पता लगाएगा जो कि फ्रॉड करते हैं या मैन मेड डिजास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अब मैन मेड डिजास्टर ही क्यों? क्या वजह थी? क्योंकि जो हिंडनबर्ग इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट से पहले भी 1 डज़न इंसिडेंट्स पहले हो चुके थे, जिसकी वजह से ये तो बिल्कुल जाहिर हो गया था कि एक बड़े हाइड्रोजन गुब्बारे में इतने सारे लोगों को बैठाकर उसमें सफ़र करवाना ये कोई दिमाग वालों का काम नहीं है। कुछ पागल सन की ही ऐसा काम बार बार रिपीट करते हैं। अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई थी वो एक मैन मेड डिजास्टर की वजह से बनाई गई थी। अब इसमें मैन मेड डिजास्टर कौन कौन से आते हैं? नहीं, इसमें मैन मेड डिजास्टर जैसे कि एरोप्लेन क्रैश हो जाना या कहीं पर आग लग जाना, उसके बारे में ये हमें बताता नहीं है, बल्कि ये उन इंसिडेंट्स के बारे में बताता है जो कि फाइनेंशियली किसी न किसी जगह पर इफेक्ट करते हैं, लाइक फाइनेंशियल डिजास्टर या फिर फ्रॉड बाय बिग कंपनीज। जैसे कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं जो फ्रॉड करते हैं, जो अपनी शेल कंपनीज की वजह से अपने स्टॉक मार्केट को इंक्रीज करते हैं, कई सारे ऐसे कंपनीज और फाइनेंशियल डिजास्टर्स की पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी ली है हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर अब आगे हम आए तो हम देखते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आजकल हम इतनी बातें क्यों कर रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी जो वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट मैन के रूप में जाना जाता है, ये एक लार्जेस्ट कौन है कॉर्पोरेट हिस्ट्री के लिए। ये रिपोर्ट 24 जनवरी को पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट में 106 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें हिंडनबर्ग कंपनी ने गौतम अडानी के बारे में जो बात कही है उसकी वजह से गौतम अडानी की रैंक दिन ब दिन घटती जा रही है। अगर ये सब सच है तो कह सकते हैं हम कि आज के वक्त इंडिया एक बड़े डिजास्टर को, एक बड़े इकोनॉमी डिजास्टर को सफ़र करने वाला है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी का जो कास्टल है, अडानी का जो महल है कार्ड पर बना हुआ, वो बिखर चुका है। हम आगे देखें तो इस रिपोर्ट का जो एक आगाज हुआ था, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था 24 जनवरी को। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने सबसे पहली रिपोर्ट निकाली अडानी के ऊपर और कहा कि अडानी ग्रुप एक मेन हेडिंग के साथ में उसने कहा, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। इस मेन हेडिंग के साथ अडानी ग्रुप के ऊपर
हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो बिल्कुल ही तहस नहस होने लग गए। अडानी एंटरप्राइजेस जो कि उससे पहले इस रिपोर्ट से पहले ही मन बना चुका था मार्केट में 20,000 करोड़ के इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स निकालने के बारे में। इस रिपोर्ट के आने के बाद उसके इन्वेस्टर्स की वेल्थ और उसकी वेल्थ काफ़ी ज़्यादा घट गई और 51 मिलियन यूएस डॉलर सेल ऑफ कर दिए गए। अब अगर हम देखें तो इस रिपोर्ट के बाद जो अडानी है, गौतम अडानी खुद की वेल्थ भी थर्ड इतनी घट गई कि उसे थर्ड रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी से नीचे करते हुए 7 रिचेस्ट पर्सन में डाल दिया गया। और हिंडनबर्ग की कुछ बात इस तरह की है कि शायद ये 7 से भी नीचे जाने वाला है। इंडियन मार्केट में इसकी वजह से जो कई सारे बिजनेस टाइकून हैं वह भी चपेट में आ चुके हैं और इसलिए जो इंडियन मार्केट का सेंसेक्स है वो क्रैश हो चुका है और ऑलमोस्ट 850 पॉइंट्स नीचे गिर चुका है। साथ ही साथ में निफ्टी भी इसी तरह नीचे गिरता जा रहा है, 70,650 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। अब अगर हम देखें कि हिंडनबर्ग ने क्या इसके बारे में पता लगाया तो बात उठती है कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उसने कहा कि वो ना सिर्फ गौतम अडानी के बारे में बल्कि उसके परिवारजनों के भी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को देख रहा है 2 सालों से। पिछले 2 सालों से उसने फाइनेंशियल स्पेंडिंग और कंपनी अकाउंट रिपोर्ट्स को काफ़ी बारीकी से देखा है जो कि उसकी एवं उसके परिवारजनों की है। कई सारे एलिगेशन इसके बाद लगाए गए थे, जैसे कि फर्स्ट एलिगेशन नंबर 1 स्टॉक मैनिपुलेशन, जिसे हम कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन का मतलब है कि अपने शेयर्स का वैल्यू कई तरह से बढ़ा देना जिससे कि शेयर्स बहुत ही ज़्यादा दाम में बिकने लगे। अब हम बात करें तो अडानी ग्रुप ने ये सब किया और 218 बिलियन यूएसडी डॉलर का मैनिपुलेशन अपने स्टॉक में कर दिया। मतलब 280 बिलियन यूएसडी डॉलर उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे जिसकी वजह से उसके शेयर्स की जो रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी मार्केट के अंदर। ये सब हो रहा था स्टॉक मैनिपुलेशन एवं और अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए। सितंबर 2022 में कंबाइंड मार्केट गैप अडानी का 250 बिलियन डॉलर, अगर रुपीस के वे में कहा जाए तो 20 लाख करोड़ रुपीस का हो चुका था और ये गैप सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर हुआ था। बात थी कि 2.5 साल या फिर कहें तो 2.5 साल के अंदर गौतम अडानी की वेल्थ 13 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। इस ही 218 मैनिपुलेशन 218 यूएसडी डॉलर मैनिपुलेशन की वजह से कई सारी वेल्थ उसकी इंक्रीज हो रही थी स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन से। मतलब कि जो 13 टाइम्स अडानी की गौतम अडानी की वेल्थ इंक्रीज हुई थी उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे गौतम अडानी की वेल्थ इंक्रीज होने की वजह सिर्फ स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन की थी। उसके स्टॉक के प्राइस बढ़ने की वजह से गौतम अडानी की वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अडानी ग्रुप जो कि कह रहा था कि 7 कंपनीज के ऊपर उसे 8-19% इंक्रीज हुआ है उसकी वेल्थ। बात थी कि इन 7 कंपनी के अगर हम हिंडनबर्ग ने जब रिसर्च की तो उसने पाया कि ये कंपनी इस प्रकार के लॉस में चल रही हैं कि अपना डेप्ट और लिक्विडिटी प्रेशर भी कवर अप नहीं कर पा रही। अडानी की यह कंपनी ओवर वैल्यूड थी 80%। अगर हम कहें तो हिंडनबर्ग कहता है कि जो अडानी की ये 7 कंपनीज हैं जिसके बारे में अडानी कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा शेयर्स इंक्रीज करा रही हैं, वो आज के वक्त में अपना जो करंट एसेट्स है और अपने लॉस को भी कवर अप करने के बराबर प्रॉफिट नहीं कमा पा रही हैं। ये कंपनीज आगे बढ़ रही हैं ओनली फॉर ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से। एलिगेशन नंबर 2 पम्प अप डिमांड यूजिंग शेल कंपनीज।
शेल कंपनीज के बारे में आपको पहले ही बता दूं, ये कुछ ऐसे टैक्स हेवन होते हैं जहां पर ये अपनी प्राइवेट या फिर निजी कंपनियों के डिटेल्स को आसानी से दिखाते नहीं और ये टैक्स में कई तरह की छूट देते हैं इन कंपनीज को। अब आगे हम देखें तो हिंडनबर्ग ने कहा है कि अडानी के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कई सारी जगह पर अपनी शेल कंपनीज को बनाकर बैठे हुए हैं कई सारे टैक्स हेवन में, जैसे कि मॉरिशियस, यूएई एंड कैरिबियाई आइलैंड। इन जगह पर कहा गया है कि कंपनी ने अपने कई सारी शेल कंपनीज बना रखी है जहां पर वो एक्स्ट्रा अमाउंट और ट्रांजैक्शन को शो करके अपनी अपनी एक फेक और इलिजिमिनेट टर्नओवर को दिखाते हैं। ये सब फेक टर्नओवर के रूप में अपने शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज दिखाने के लिए शो करते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि कंपनी बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रही है। इसके पीछे इसके पीछे गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी और विनोद अडानी भी शामिल हैं। कहा जाता है कि गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर बोरा भी इसमें शामिल हैं। विनोद अडानी के ऊपर तो हिंडनबर्ग ने ये बात भी कही है कि विनोद अडानी 38 शेल कंपनीज को अभी बनाकर बैठा हुआ है, जिसके बारे में हिंडनबर्ग के पास रिपोर्ट भी है। ये सिर्फ इन कुछ ही टैक्स हेवन्स में नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग ने कुछ और जगह पर इनकी बातें बताई हैं कि जहां पर इनकी शेल कंपनीज अभी पाई जाती हैं, जैसे कि साइप्रस, यूएई एवं सिंगापुर। इन कंपनीज के जो ये 7 कंपनीज हैं उसके बारे में हिंडनबर्ग ने बात करी है कि यहाँ पर कोई रिपोर्टेड एम्प्लॉयज नहीं है, मतलब कि यहाँ का कोई रजिस्टर्ड एम्प्लॉय नहीं है कि यहाँ पर कोई एम्प्लॉयज हैं काम करने वाले या नहीं। यहाँ पर इनका इंडिपेंडेंस एड्रेस नहीं है, मतलब कि ये कंपनी कहीं भी कभी भी अपने आप जा सकती है, इसका कोई एक परमानेंट एड्रेस नहीं है, इसकी रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर नहीं है और मीनिंगफुल ऑनलाइन प्रेजेंस भी इन 7 कंपनीज का नहीं है, जिसकी वजह से हिंडनबर्ग इस पर ऑब्लिगेशन उठाता है कि ये शेल कंपनीज हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी घूमती दिखाई देती हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें स्पेंड किए जाते हैं, जो कि एक ट्रांजैक्शन को शो करने की वजह से शेयर मार्केट को इंक्रीज करते हैं। इन इंसिडेंट में बात उठी है कि स्टॉक मैनिपुलेशन और वॉश ट्रेडिंग का एक इंसान जिसका नाम केतन पारेख है वो भी इसमें शामिल है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वॉश ट्रेडिंग एक इलिसिट टेक्निक होती है जिसमें कंपनी खुद के शेयर्स और कंपनीज की आइडेंटिटी, जो कि कंपनीज के लोग हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं कई तरह से, वो अपने शेयर्स को इनडायरेक्टली बाय और सेल करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर मार्केट है वो कई बार इतना ज़्यादा अप जाता दिखाई देता है, जिसकी वजह से हम लोग जो शेयर्स खरीदते हैं वो एक फेक एजम्पशन में आ जाते हैं कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अटेंड कर रही है। इस वजह से ये वॉश ट्रेडिंग और स्टॉक मैनिपुलेशन की वजह से अपने स्टॉक और शेयर मार्केट के रेट को इतना ज़्यादा पंप अप कर देते हैं जिससे कि लोग ये सोचे कि इनके शेयर्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हैं। अब इसके आगे एलिगेशन नंबर 3, एक्सेस प्रमोटर कंट्रोल ऑफ शेयर्स। प्रमोटर शेयर्स बहुत ही ज़्यादा हैं इन कंपनीज में। प्रमोटर्स वो इंसान होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही कंपनी के साथ मिले होते हैं। इनका प्राइमरी पर्पस होता है कि कंपनी के जो फॉर्मेशन है उसको इंक्रीज किया जाए मनी इन्वेस्ट करा के। ये लोग बाहर जाकर दूसरे लोगों से मिलते हैं और उनसे मनी इन्वेस्ट करवाते हैं, जिससे कि कंपनी की जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी इंक्रीज हो सके।
इस वजह से जो अडानी ग्रुप के कई सारे गैस मतलब कई सारी एजेंसीज हैं, जैसे कि गैस एजेंसी, गैस अडानी एजेंसी, इसमें इन प्रमोटर्स की स्टेक होल्डर 74.80% है। अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 72.64% और अडानी रिन्यूएबल्स, इसमें अडानी ग्रुप की स्टेक है 60.75%। हालांकि ये सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक 75% से कम है, पर ये कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि अगर इन पर कोई भी दिक्कत आई तो पूरा का पूरा मार्केट इससे फ्लक्चुएट हो सकता है। चाहे ये स्टॉक मार्केट सेबी के दिखाए गए 75% से कम प्रमोटर्स को दिए हुए हैं, बट कहा जाता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इन कंपनीज के बारे में कि जो बचे हुए शेयर्स हैं वो खुद गौतम अडानी ने बाय कर रखे हैं अपनी शेल कंपनीज की वजह से, शेल कंपनीज के द्वारा। और ये कंपनीज आज के वक्त में एक बड़े फ्रॉड को अंजाम देने के लिए बनाए क्रिएट कर रही हैं कि इस बड़े फ्रॉड को देश में या दुनिया में अंजाम दे सकें। इस फ्रॉड का खामियाजा केवल इनके इन्वेस्टर्स को उठाना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि एलिगेशन नंबर 4, डेब्ट फ्यूल बिजनेस, मतलब जो अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां हमने आपको बताई, उसमें से 5 कंपनियों का करेंट रेशियो 1 से भी कम है। इसका मतलब जो इन 5 कंपनियों के ऊपर जो करेंट असेट्स है वो करेंट लायबिलिटी से कम है। यानी कि शॉर्ट रन में अगर ये कंपनी चलना चाहे तो इन 5 कंपनियों के पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को चुका सके, और ये एक हेल्दी फाइनेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की ये जो 7 कंपनीज हैं, ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी एंटरप्राइजेस, इनमें एक नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, जिसकी वजह से ये अपनी करेंट सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अपने लॉसेस को कवर अप करने के बराबर भी प्रॉफिट का गेन नहीं कर पा रही हैं। एलिगेशन नंबर 5, इनएडिक्वेट कंप्लायंसेस। इसका मतलब है कि जो मार्केट का वॉचडॉग है, जिसका कि नाम है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने कहा है कि इसने पिछले कई वर्षों में इसने कई वर्षों में 70 से ज़्यादा अडानी की आइडेंटिटीज और प्रमोटर्स को फाइंड किया है जो कि अडानी के शेयर्स को पंप अप कर रहे थे, और इसमें इन्होंने 4 मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन भी दिखाई हैं। इस पास्ट में हुई गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन, जो कि 4 मेजर गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि अडानी ग्रुप, जो कि करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड और कॉन्ग्लोमेरेट की वजह से इसने 1.7 मिलियन रुपीस का 1.7 मिलियन डॉलर का एक हेराफेरी भी करी है। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने यह भी क्लेम किया है कि हिंडनबर्ग ने सेबी में जो आरटीआई फाइल की थी, उस आरटीआई के रिप्लाई में सेबी ने उनसे कहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, जो कि ऑफशोर फंड के बारे में अडानी ग्रुप के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे ये जाहिर होता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी की जो ये इमारत है, जो कि एक खोखली नींव पर खड़ी हुई है, ये जल्द ही ढहने वाली है और अडानी के शेयर्स और भी नीचे गिरने वाले हैं।
अब हम एक बार हिंडनबर्ग के बैकग्राउंड के बारे में भी जान लें, क्योंकि हम हिंडनबर्ग पे भरोसा क्यों करें, क्या वजह है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो हिंडनबर्ग ये नाथन एंडरसन ने फाउंड की गई एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2017 में एनालाइज करती है इक्विटी, क्रेडिट एंड डेरिवेटिव्स के लिए अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, मिसमैनेजमेंट और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के ऊपर ये पर्दाफाश करने के लिए बनाई गई। हिंडनबर्ग ना ही केवल इनके पर्दाफाश को दिखाती है, मतलब कि ये क्या मिसमैनेजमेंट, क्या फ्रॉड कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, हिंडनबर्ग का एक और ऑब्जेक्टिव है, वो खुद के कैपिटल को भी इन्वेस्ट करती है मार्केट के अंदर। तो हिंडनबर्ग अपने इस वक्त में अभी तक 16 कंपनीज के ऊपर रॉन्ग डूइंग बिजनेस का आरोप लगा चुकी है 2017 से लेकर अभी तक। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो केस है वो है निकोला टेस्ला की। ये एक कंपनी जो कि निकोला कंपनी है और ये गाड़ियां बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया था कि निकोला कंपनी जिस तरह के मॉन्यूमेंट, जिस तरह के गैजेट एक गाड़ी के अंदर बता रहे हैं, जिस तरह के मॉडर्न की गाड़ी को बता रहे हैं, असलियत में वो ऐसी किसी गाड़ी को नहीं बना रहे हैं। रिपोर्ट ने बताया कि जो निकोला फंड रेज करने के लिए अपने इन्वेस्टर्स को झूठ बोल रही है, जिस तरह के टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बात ये अपनी गाड़ियों में कर रही है, असलियत में उनके पास ऐसी गाड़ियां है ही नहीं। इस रिपोर्ट के आने के बाद निकोला के भी 40% शेयर्स नीचे गिर गए थे, जिसकी वजह से उसकी यूएसए में एक स्टॉक मार्केट की कंपनी जिसका कि नाम है यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के ऊपर जांच पड़ताल करनी और इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर दिया। तो इसके बाद इस हिंडनबर्ग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कई कंपनियों पर भी बात करी है, कई कंपनीज पर रिकॉर्ड्स बनाए हैं, रिपोर्ट जारी किए हैं, जैसे कि ग्लोबल वर्क कंपनी और फाइनेंस देने वाली चाइना विंस फाइनेंस कंपनी और चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन लिमिटेड और HF हाइजीनिक फूड, इन सब के ऊपर भी रिपोर्ट जारी की है हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी वजह से ये कंपनीज के ऊपर भी लीगल एक्शन उनके स्टॉक मार्केट के जरिए लिए गए थे। अब पहली बार ये बात इसलिए उठी है भारत के अंदर क्योंकि पहली बार इस रिपोर्ट में एक भारतीय बिजनेसमैन के ऊपर बात उठाई गई है। तो गाइस, दोस्तों, लगता है मुझे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया हो। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई हो कि हिंडनबर्ग और इस अडानी, मतलब हिंडनबर्ग और रिसर्च और जो अडानी ग्रुप है उसके बीच में ये क्या ऊपर नीचे की बातें ऐसे चल रही हैं, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं और इससे है ना भारत में क्या क्या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बड़े अच्छे से डीपली में बताई हैं, डीप ऑब्जर्वेशन के साथ और कई सारे प्रूफ भी दिए हैं। तो ये आपका सोचना है कि ये बातें सही हैं कि गलत, इसमें हमारी अभी कोई राय नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले किसी करंट इंसिडेंट के साथ।